मॉडर्न हिस्ट्री सीरीज के एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत के कुछ वर्षों में किस तरह से आंदोलन का नेतृत्व किया गया और कौन कौन आंदोलन चलाए गए। इसके बाद हम रॉलेट एक्ट के विषय में समझेंगे कि रॉलेट एक्ट क्या था, इसके कारण भारत में विरोध प्रदर्शन क्यों हुआ और रॉलेट एक्ट के कारण जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था इसके संबंध में भी समझेंगे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड क्या था और किस तरह से ब्रिटिश शासन का सबसे भयानक और क्रूर रूप देखने को मिला था जालियांवाला बाग हत्याकांड में। गांधी जी के बारे में बात करें तो पिछले वीडियो में हमने समझा था कि महात्मा गांधी 1915 में पूरी तरह से दक्षिण अफ्रीका से भारत आ गया था और इसके बाद वह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो गए थे। पर गांधी जी जब भारत आए थे तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से मिले थे। गोपाल कृष्ण गोखले उस समय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को सुझाव दिया कि वह 1 वर्ष तक पूरे देश में घूम करके इस देश को समझें, क्योंकि इस देश को समझना जरूरी है। जो कांग्रेस के नेता थे वह इस देश के लोगों को नहीं समझ पाए थे। इतनी विविधतापूर्ण समाज को समझना जरूरी था, क्योंकि देश के अलग अलग भाग में अलग अलग तरह की समस्याएं थी और इस समस्याओं को जोड़ करके अगर एक आंदोलन की शुरुआत करनी है तो लोगों को अपने विश्वास में लेना जरूरी है और सभी स्थानीय विषयों को समझना आवश्यक था। तो गांधी जी 1915 से लेकर के 1916 ईस्वी के शुरुआत के कुछ वर्षों तक पूरे देश का भ्रमण किया और उन्होंने इस देश को समझने का प्रयास किया, इस देश के विविधता को समझने का प्रयास किया। इसके बाद गांधी जी 1916 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय होते हैं और कई राजनीतिक जो आंदोलन है उस आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। तो गांधी जी क्या होता है कि गांधी जी के द्वारा भारत में जो सबसे पहला आंदोलन का नेतृत्व किया गया था वह था चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के नेतृत्व में भारत में चलाया गया प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था। देखिए जो चंपारण सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? ये हुआ था 1917 ईस्वी में और ये गांधी जी के द्वारा प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन, प्रथम सविनय अवज्ञा आंदोलन। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो चंपारण सत्याग्रह था इसके पीछे क्या कारण था और गांधी जी इसका नेतृत्व किस तरीके से किया था। तो क्या होता है कि गांधी जी जब भारत आते हैं तो 1916 ईस्वी में लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन में वो भाग लेते हैं। जो लखनऊ अधिवेशन है, लखनऊ अधिवेशन 1916, लखनऊ अधिवेशन 1916 में महात्मा गांधी इसका हिस्सा बनते हैं। लखनऊ अधिवेशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी अधिवेशन में जो कांग्रेस 2 ग्रुप में बढ़ चुका था, एक चरमपंथी और एक नरमपंथी, दोनों मिलकर के फिर से काम करना शुरू करते हैं। तो लखनऊ अधिवेशन में क्या होता है कि गांधी जी से मिलते हैं बिहार के एक नेता जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल ये बिहार के नेता थे और बिहार में जो चंपारण जिले हैं खास करके और उसके आसपास का जो क्षेत्र था वहां पे नील उत्पादन को लेकर के किसान और जो बागान मालिक है उनके बीच एक समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। तो जो चंपारण में क्या होता है, राजकुमार शुक्ल गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण देते हैं। गांधी जी को चंपारण आने के लिए कहा।
यानी कि राजकुमार शुक्ल जब 1916 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, कहाँ, लखनऊ में, तो इस अधिवेशन में गांधी जी से मिले और गांधी जी को चंपारण आने के लिए कहा था। इसके बाद क्या होता है कि गांधी जी चंपारण आते हैं और आखिर समस्या क्या था, सबसे पहले ये हम समझते हैं कि आखिर चंपारण में समस्या क्या था। अगर हम चंपारण सत्याग्रह के कारण को समझे कि इसके पीछे क्या कारण था, तो इसमें था तीन कठिया व्यवस्था। तीन कठिया व्यवस्था। जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, इसके पीछे का जो कारण था, ये था तीन कठिया व्यवस्था। तीन कठिया व्यवस्था क्या होता था कि किसान के पास जितना जमीन होता था, उस जमीन के 1/3 हिस्से में नील का खेती करना होता है। यानी कि अगर किसान के पास 20 कट्ठा जमीन है, 20 कट्ठा मतलब 1 बीघा जमीन है, तो इस 1 बीघा जमीन में 3 कट्ठे जमीन पर किसान को नील का खेती करना अनिवार्य था, क्योंकि नील उस समय एक व्यापारिक फसल था और इससे जो ब्रिटिश व्यापारिक कंपनी है, इसको खरीद करके यूरोप के बाजार में बेचते थे और यूरोप के बाजार में बेचने से उसको बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। तो जो यूरोपीय बागान मालिक थे, वो भारतीय किसान पर नील की खेती करने के लिए बहुत ज्यादा दबाव बनाते थे। तीन कठिया व्यवस्था क्या होता है कि जो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है, तो एक कृत्रिम नील की खोज हो जाती है यूरोप में, जर्मनी में। इसके वजह से जो प्राकृतिक नील है, जो उगाया जाता था किसान के द्वारा फसलों से, उस नील का डिमांड कम हो जाता है। और जब डिमांड नील का कम हो गया, तो किसान को कीमत सही तरीके से नहीं मिल रहा था और किसान नील की खेती करने के लिए छोड़ना चाहता था। इसके कारण क्या करता है कि जो ब्रिटिश बागान मालिक थे या गोरे बागान मालिक थे, वो किसान पर शर्त रखता है कि जो किसान नील की खेती को छोड़ना चाहता है, उसको अतिरिक्त कर देना पड़ेगा, अतिरिक्त टैक्स देना पड़ेगा, उसके बाद ही किसान क्या कर सकते हैं, नील की खेती को छोड़ सकते हैं। इस वजह से क्या होता है कि किसान परेशान हो जाते हैं और वो किसान एक ऐसे नेतृत्व की तलाश करते हैं जिसके नेतृत्व में वो आंदोलन करे और नील की खेती और ये जो तीन कठिया व्यवस्था है, इससे उनको छुटकारा मिले। तो गांधी जी चंपारण पहुंचते हैं, नेतृत्व करते हैं कौन इसका, गांधी जी। नेतृत्व कौन करते हैं, गांधी गांधी जी। पर गांधी जी के अलावे भी बहुत सारे लोग इस चंपारण सत्याग्रह से जुड़ते हैं, जो बाद के वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जिनका भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी, इसके साथ साथ अनुग्रह नारायण सिंह, मजरूल हक, जैसे नेता इससे क्या होते हैं कि इस आंदोलन से जुड़ते हैं। और ये आंदोलन में क्या होता है कि गांधी जी किसानों के साथ मिलकर के जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। तो गांधी जी को धमकी दिया जाता है वहां पे कि अगर वो आंदोलन बंद नहीं करेंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पर गांधी जी ब्रिटिश शासन के इन आदेशों को नहीं मानते हैं, अवज्ञा कर देते हैं और लोगों के साथ मिलकर के आंदोलन शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वहां पे ब्रिटिश शासन के जो अधिकारी थे, उनको समझ में आ गया था कि धीरे धीरे अगर गांधी जी के मांगों को नहीं माना गया तो ये आंदोलन समय के साथ और मजबूत होता चला जाएगा। तो फिर इसके समाधान के लिए क्या किया जाता है कि एक समिति का गठन किया जाता है।
इस आंदोलन के समाधान के लिए क्या किया जाता है कि एक समिति का गठन किया जाता है। समाधान, इस आंदोलन के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया जाता है, एक आयोग का गठन। सरकार क्या होता है, सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन। सरकार के द्वारा एक आयोग का गठन किया जाता है और इस आयोग के सदस्य के रूप में गांधी जी भी होते हैं। नहीं, इस आयोग के जो सदस्य हैं, एक सदस्य के रूप में गांधी जी भी होते हैं, गांधी जी सदस्य। और ये आयोग क्या करता है कि अपना जांच करता है कि आखिर समस्याएं क्या है, किसान को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के जांच करने के बाद क्या होता है कि सरकार के सामने रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट आने पर यह निर्णय लिया जाता है कि मिल मालिक, जो बागान मालिक है या फिर जो गोरे जमींदार थे, उनके द्वारा किसान को 25% कर वापस किया जाएगा। निर्णय क्या लिया जाता है, निर्णय लिया जाता है कि किसान को 25% कर वापसी, यानी कि किसान से जितना कर वसूला गया है, जितना टैक्स लिया गया है, इन कुल करों का 25% टैक्स किसान को फिर से वापस कर दिया जाएगा। इस तरह से गांधी जी के द्वारा भारत में पहला आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है और वो नेतृत्व सफल रहता है और किसान की जो मांगे थी उन मांगों को पूरा किया जाता है। इससे गांधी जी की जो चर्चा है पूरे देश में फैलता है, गांधी जी की ख्याति पूरे देश के अंदर फैल जाता है। इसके बाद गांधी जी के द्वारा एक और काम किया गया 1918 में, वो था 1918 में जो किया गया था वो था अहमदाबाद मिल हड़ताल। गांधी जी के द्वारा 1918 में जो एक और आंदोलन किया गया वो कौन सा था, वह था अहमदाबाद मिल हड़ताल। मिल हड़ताल कब किया गया, 1918 में, और गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया यह पहला भूख हड़ताल था, प्रथम भूख हड़ताल ये था। प्रथम भूख हड़ताल, यानी कि महात्मा गांधी का जो राजनीतिक हथियार था वो सत्य अहिंसा पे आधारित था, जिनमें प्रथम चरण के जो तरीके थे वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इनका जो सबसे अंतिम चरण था वो था भूख हड़ताल, सरकार के विरुद्ध भूख हड़ताल पे बैठ जाना। तो 1918 में अहमदाबाद भूख हड़ताल हुआ जिसमें गांधी जी नेतृत्व किए थे। अब हम समझते हैं कि किस कारण से ये आंदोलन शुरू हुआ था, कारण क्या था। कारण था प्लेग बोनस को लेकर के, प्लेग बोनस। प्लेग बोनस तो क्या होता है कि अहमदाबाद के जो क्षेत्र है वहां पे प्लेग फैल गया, और प्लेग फैलने की वजह से जो मिल में काम कर रहे थे मजदूर लोग, उनके जीवन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ। इसके वजह से मजदूर जो थे वो मिल मालिक से क्या कर रहे थे, बोनस के मांग कर रहे थे। नहीं, प्लेग बोनस, मजदूर क्या रहे थे, मजदूर बोनस के मांग। %50, यानी कि मजदूर जो उनकी कुल वेतन है उसके 50% बोनस के मांग कर रहे थे, जबकि जो मिल मालिक थे, मिल मालिक केवल 20% देने के लिए तैयार थे। मिल मालिक कितना प्रतिशत, 20% बोनस देने के लिए तैयार थे। तो इस तरीके से एक तरफ मजदूर की मांग था, दूसरी तरफ
मिल मालिक थे जो झुकने के लिए तैयार ही नहीं थे, मजदूर की मांग को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, और जो मिल मालिक के विरुद्ध मजदूर लंबे समय तक हड़ताल पर बैठे हुए थे, धरना पर बैठे हुए थे। गांधी जी जब इन मजदूरों से मिला तो गांधी जी ने मजदूरों के सामने शर्त रखा। पहली शर्त कि उसका आंदोलन जो होगा वो शांतिपूर्ण तरीके से होगा, इसमें हिंसा की कहीं भी जगह नहीं होगा। और दूसरा, इन्होंने इन दोनों के मध्य का रास्ता अपनाया नहीं, और उन्होंने कहा मजदूर से गांधी जी क्या कहा कि वो 50% की जगह 35% की बोनस की मांग करे, यानी कि मजदूर के द्वारा 50% बोनस की मांग नहीं की जानी चाहिए, बल्कि कितना किया जाना चाहिए, 35% बोनस की मांग किया जाना चाहिए। पर इसके बावजूद भी क्या हुआ कि मिल मालिक 35% बोनस देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो अंत में एक ट्रिब्यूनल का गठन होता है। अंत में क्या होता है, इस समस्या के समाधान के लिए एक ट्रिब्यूनल का गठन होता है। नहीं, समाधान किस तरह से किया गया, समाधान के लिए ट्रिब्यूनल का गठन, और अंत में ट्रिब्यूनल ने क्या किया कि जो मजदूर है उनको 35% बोनस देने के लिए राजी हो गया। बोनस देने के लिए राजी, ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस किसान को देने के लिए मजदूर को देने के लिए राजी हो गया। और इस तरीके से गांधी जी का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व फिर से सफल हुआ। और गांधी जी इस आंदोलन के दौरान क्या किया कि मध्यस्थता किया, यानी कि मजदूर की मांग 50% का था और जो मिल मालिक थे वो 20% देने के लिए राजी थे। तो गांधी जी ने इन दोनों के बीच का जो चीजें हैं 35% बोनस की मांग करने के लिए मिल मजदूर को कहा, और अंततः जो मिल मजदूर की मांगे हैं ये मांगे स्वीकार कर लिया गया, और गांधी जी का छवि फिर से पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ। गांधी जी का ये आंदोलन भी सफल रहा। 1918 में ही गांधी जी के द्वारा एक और आंदोलन का नेतृत्व किया जाता है, वो था खेरा सत्याग्रह। तो ये जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है इसको प्रथम भूख हड़ताल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मिल मालिक के विरुद्ध गांधी जी ने किसानों मजदूरों के साथ मिलकर के भूख हड़ताल प्रारंभ किया था। खेरा सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, 1918 में। और ये क्या था, ये था प्रथम असहयोग, प्रथम असहयोग। तो गांधी जी के द्वारा 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, जिसमें कि उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रयोग किया। दूसरा 1918 में जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है, अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान गांधी जी ने क्या किया कि भूख हड़ताल का जो उनका आयोजन है उसका प्रयोग किया। और उसी वर्ष एक और आंदोलन हुआ, खेरा सत्याग्रह, और इस खेरा सत्याग्रह में उन्होंने क्या किया कि असहयोग की जो उनकी रणनीति थी उनका उन्होंने सहारा लिया। आइए अब समझते हैं कि ये जो खेरा सत्याग्रह है इसके पीछे क्या कारण था और इसमें किस तरह से उन्होंने नेतृत्व किया। कारण, तो खेरा सत्याग्रह के कारण को समझते हैं क्या है। तो हुआ क्या था कि 1918 में जो गुजरात का खेरा जिला है यहाँ पे भयंकर अकाल आया था। 1918 खेरा जिला में क्या हुआ, खेरा जिला ये कहाँ पे है, गुजरात में।
यहाँ आया था भयंकर अकाल। भयंकर अकाल आया, किंतु इस अकाल के बावजूद क्या हुआ कि जो जमींदार थे वो किसान से टैक्स कम नहीं किया, बल्कि पुराने टैक्स का जितना रेट था, जितना टैक्स पहले वसूला जा रहा था, उतना ही टैक्स वसूला जाने लगा था। भयंकर अकाल, किंतु टैक्स में कमी नहीं, किंतु कर में किसी भी तरह की छूट नहीं। किसी भी तरह की छूट नहीं। तो अकाल आ गया, और इस अकाल के बावजूद क्या हुआ कि किसान को किसी तरह से टैक्स में छूट नहीं मिला, रिलीफ नहीं मिला, बल्कि सरकार ने एक आदेश जारी कर दिया। बल्कि छूट देने के वजह क्या हुआ कि सरकार ने आदेश जारी क्या कर दिया कि जो लोग टैक्स नहीं वसूलते हैं उसके जमीन क्या कर लिया जाएगा, कब्जा कर लिया जाएगा, उनके पास जो संपत्ति है वो संपत्ति सरकार का हो जाएगा। यहाँ तक कि किसान के पास जो जानवर है, जो मवेशी है, उनको भी सरकार अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया था। सरकार ने क्या आदेश दिया? सरकार का आदेश, सरकार का क्या आदेश था कि टैक्स नहीं देने पर क्या किया जाएगा कि किसानों की संपत्ति एवं मवेशी जब्त कर ली जाएगी। पानी भी लाना चाहिएगा, जब्त कर ली। तो क्या हुआ कि इस तरीके से गांधी जी ने खेरा आंदोलन का नेतृत्व किया, और सरकार के द्वारा यह आदेश दिया गया था कि टैक्स नहीं देने पर किसान की संपत्ति एवं मवेशी जब्त कर लिया जाएगा। गांधी जी ने किसानों से कहा, गांधी जी ने किसानों से कहा कि सरकार को टैक्स नहीं दे, सरकार को टैक्स नहीं दे एवं दमनकारी कानून को ना माने। गांधी जी ने किसान से कहा कि सरकार ने जो ये दमनकारी कानून बनाया है, जिसमें कि इस मुश्किल समय में भी किसानों से उनसे टैक्स वसूला जा रहा है और टैक्स में किसी तरह की छूट नहीं दी जा रही है, किसान को चाहिए कि वो इस सरकार के कानून को नहीं माने और न ही सरकार को टैक्स दे। तो इस तरीके से यहाँ पे एक आंदोलन की शुरुआत हो जाता है गांधी जी के नेतृत्व में। अंततः सरकार को ये बात समझ में आ चुका है कि परिस्थिति क्या होता है, बहुत ही बदतर है, और किसान टैक्स देने के लिए राजी नहीं है। दूसरी तरफ गांधी जी के साथ साथ और कई स्थानीय नेता इस आंदोलन में सक्रिय हो गए, और समाधान क्या हुआ? देखिए, गांधी जी ने ये भी कहा कि सरकार से कि अगर सरकार किसान से टैक्स माफ कर देते हैं तो जो किसान टैक्स देने के लिए सक्षम है, यानी कि जो किसान के पास ठीक ठाक संपत्ति है या आमदनी है, वो अपने मर्जी से किसान को टैक्स देंगे। पर जो किसान सक्षम नहीं है, जिनकी स्थिति अकाल के कारण खराब हो चुका है, अगर किसानों से टैक्स सरकार माफ कर देते हैं तो जो बड़े किसान है वो टैक्स देगा। तो इस तरीके से क्या होता है, समाधान ये होता है कि सरकार क्या करते हैं, सरकार क्या करता है कि सरकार एवं किसान के साथ समझौता होता है। सरकार एवं किसान के साथ समझौता, सरकार एवं किसान के साथ समझौता होता है, और इस समझौता में क्या होता है कि ये निर्णय लिया जाता है, समझौता होता है, और इसमें निर्णय क्या लिया जाता है? पहला
कि 1 वर्ष का कर माफ कर दिया जाएगा। 1 वर्ष का कर माफ कर दिया जाएगा। सरकार इस बात की घोषणा करते हैं कि किसान का 1 वर्ष का कर माफ कर दिया जाएगा और अगले वर्ष में कर की दर को कम कर दिया जाएगा। अगले वर्ष से जो टैक्स रेट है, टैक्स रेट कम कर दिया जाएगा। कम कर दिया जाएगा। नहीं तो इस तरीके से क्या होता है कि गांधी जी के द्वारा जो खेरा सत्याग्रह है ये भी सफल हो जाता है और इसके बाद गांधी जी की ख्याति पूरे देश में फैल जाता है। लोगों को ये समझ में आने लगता है कि एक व्यक्ति है जो हर जगह सफल हो रहा है, क्योंकि गांधी जी का काम करने का तरीका क्या था कि वो हमेशा मध्यस्थता करने के लिए राजी हो जाते थे, हमेशा वो बीच के रास्ते निकालने के लिए तैयार हो जाते थे। वो समझते थे कि अगर सरकार के पास बहुत बड़ा मांग रखा जाए तो सरकार वो मांग को पूरी तरीके से स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए मांग सरकार के सामने रखता था, डिमांड रखता था और अगर सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं होते थे तो सरकार के साथ एक समझौता करने के लिए तैयार होते थे गांधी जी। और इस समझौता के बाद क्या होता था कि कुछ चीजें को सरकार स्वीकार कर लेते थे, इससे जो लोग आंदोलन करते थे उसको कुछ न कुछ फायदा हो जाता था। इस तरीके से गांधी जी 1917 और 18 में 3 स्थानीय आंदोलन का नेतृत्व किया और तीनों आंदोलन में सफल होने के बाद गांधी जी भारत के लोगों के बीच अपने आप को पहुंचा चुका था। तो अब हम ये देखते हैं कि गांधी जी की उपलब्धियां क्या क्या रहा इन तीनों आंदोलन में। ये जो 3 आंदोलन हुआ, पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल और तीसरा खेरा सत्याग्रह, इन तीनों आंदोलन में गांधी जी किस तरह से सफल रहा और उन्होंने क्या क्या चीजें प्राप्त किया। तो अब देखिए समझते हैं। तो उपलब्धियां, तो अगर हम ये देखें कि गांधी जी के द्वारा जो ये 3 आंदोलन किया गया था, कौन कौन, पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल हड़ताल और तीसरा खेरा सत्याग्रह, इन तीनों आंदोलन में क्या क्या उपलब्धियां रही गांधी जी के पास। सबसे पहला तो सत्याग्रह का प्रयोग। सत्याग्रह का प्रयोग गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया था, वहां हद तक सफल रहा था और इन तीनों आंदोलन में जब उन्होंने सत्याग्रह का प्रयोग किया तो यहां भी सफल रहा। इस तरीके से गांधी जी को ये समझ में आ गया था कि सत्याग्रह के द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से भी आंदोलन किया जा सकता है। किसी बड़ी शक्ति को अगर झुकाना है, बड़ी शक्ति के पास अपने बात को मनवाना है, तो केवल और केवल हिंसक तरीके से या बहुत बड़ा आंदोलन करने से चीजें नहीं हो सकती है। अगर सत्याग्रह के प्रयोग करके, अगर अहिंसा का सहारा लेकर के आंदोलन किया जाए तो वो आंदोलन भी सफल हो सकता है। और ये जो तीनों सत्याग्रह था, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह के हैं, उसमें उन्होंने क्या किया था कि सविनय अवज्ञा की पद्धति को अपनाया था। उसके बाद जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है, इसमें उन्होंने क्या किया था कि भूख हड़ताल की रणनीति को अपनाया। और जो तीसरा सत्याग्रह था खेरा सत्याग्रह, इसमें उन्होंने जो उनका असहयोग का तरीका है उसको अपनाया था और ये तीनों जगह सफल रहे। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह का दर्शन था, सत्याग्रह का फिलॉसफी था, वो इन तीनों आंदोलन में सफल रहा और गांधी जी अब इस चीज को लेकर के तैयार करना खुद को शुरू कर दिया कि वो अब बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम ये देखें तो और क्या था, गांधी जी जनता, विभिन्न भागों के लोगों को समझा।
को समझा। इस आंदोलन के द्वारा क्या हुआ कि गांधी जी देश के अलग अलग भागों में आंदोलन का नेतृत्व किया। इससे सभी स्थानीय समस्याओं को समझा और इसके साथ साथ लोगों के पास किस तरह की शक्ति है, लोग कितना तैयार है आंदोलन के लिए, सत्याग्रह के लिए, इन चीजों को भी समझा। जो तीसरा सबसे बड़ी चीजें हैं, उन्होंने विभिन्न समुदाय एवं पीढ़ी एवं युवाओं के संपर्क में आया। इस दौरान जब उन्होंने पूरे देश का भ्रमण किया और अलग अलग हिस्से में आंदोलन का नेतृत्व किया, तो वो अलग अलग समुदाय के लोगों को, अलग अलग युवाओं के लोगों को, या हम ये कहें कि अलग अलग भाषीय क्षेत्रीय विभिन्नता के लोगों से जुड़ने में सफल रहा और वो पूरे तरीके से भारत के लोगों को समझा। तो इस तरह से गांधी जी 1917 और 18 में 3 महत्वपूर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया और तीनों आंदोलन में वो सफल रहा। और इसके साथ साथ उसकी जो राजनीतिक दर्शन है, असहयोग की रणनीति, सत्याग्रह की रणनीति, इसका भी उन्होंने प्रयोग कर चुका है, परीक्षण कर चुका है। अब हम समझते हैं कि 1919 ईस्वी में जो रॉलेट एक्ट सत्याग्रह था, ये क्या था, और फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो होता है, इसके संबंध में अब हम समझते हैं। तो रॉलेट सत्याग्रह, ये कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में। देखिए क्या हुआ था कि 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी के बीच जब दुनिया में विश्व युद्ध चल रहा था, तो इस दौरान ब्रिटिश शासन ये चाहते थे कि भारत के अंदर शांति बनी रहे, ताकि वो अपना पूरा ध्यान युद्ध में रख सके, बाहर के देशों में जो युद्ध चल रहा है उस पर रख सके। इस दौरान उन्होंने कई ऐसे एक्ट लेकर के आए, जिस एक्ट के द्वारा भारत के अंदर जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं, इस पर नियंत्रण करने का प्रयास किया और इसको दबाने का प्रयास किया। पर जब युद्ध की समाप्ति हो जाता है, तो क्या किया जाता है? इस चीज को बनाने के लिए जारी किया जाता है। क्या किया गया कि सबसे पहले आप ये समझिए कि विश्व युद्ध के दौरान वर्ल्ड वॉर जो 1914 ईस्वी से लेकर के 1918 ईस्वी के बीच चला था, प्रथम विश्व युद्ध, इस युद्ध के दौरान क्या किया था कि ब्रिटिश शासन ने भारत में एक अधिनियम लेकर के आया था, एक एक्ट लेकर के आया था, जिसको कहते हैं भारत रक्षा अधिनियम। भारत रक्षा अधिनियम। ये अधिनियम क्या था? ये अधिनियम आज के आपातकाल की तरह समझ लीजिए कि इस दौरान नागरिकों के कई अधिकारों को समाप्त कर दिया गया, ताकि देश के अंदर शांति बनी रहे। और युद्ध काल में शांति रहना भी जरूरी है। पर जब 1918 में युद्ध की समाप्ति हो गया, तो युद्ध की समाप्ति के बाद ये अधिनियम भी समाप्त हो गया। इसके बाद क्या हुआ कि देश के अंदर बहुत ज्यादा राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत होती है। जो देश के लोग हैं सरकार के सामने विभिन्न मांगों को रखते हैं। इन चीजों को दबाने के लिए सरकार ने एक एक्ट लेकर के आया था, जिसका नाम था सेडेशन कमेटी। एक कमेटी गठित किया गया, एक कमेटी गठित किया गया जिसका नाम था सेडेशन समिति। सेडेशन समिति, ये समिति गठित किया गया। सेडेशन का मतलब होता है देशद्रोह, यानी कि भारतीय रक्षा अधिनियम समाप्त होने के बाद देश के अंदर जो राष्ट्रवादी भावना फिर से उभरना शुरू हुआ, इस राष्ट्रवादी भावना को दबाने के लिए सरकार ने एक
कमेटी गठित किया, सेडेशन कमेटी। इसका ये काम था कि कौन लोग सरकार के विरुद्ध काम कर रहे हैं, क्योंकि सरकार को राष्ट्रीय आंदोलन के पुनर्जीवित होने का डर था, खतरा था, इसलिए उन्होंने ये एक्ट लेकर के आया था। और इस कमेटी के अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट। इस समिति के अध्यक्ष थे सर सिडनी रॉलेट। सर सिडनी रॉलेट इस कमेटी के अध्यक्ष थे। इसलिए इस कमेटी के रिकमेंडेशन से जो एक्ट लेकर के आया गया, उस एक्ट को नाम दिया गया रॉलेट एक्ट। हम समझते हैं कि रॉलेट एक्ट में क्या क्या प्रावधान था और रॉलेट एक्ट को क्यों काला कानून कहा जाता था, इन चीजों को अब समझते हैं। अगर हम इस एक्ट के प्रावधान को देखें कि इस एक्ट में क्या प्रावधान था, एक्ट का प्रावधान। तो अगर हम रॉलेट एक्ट के प्रावधान को समझें कि इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया, तो पहला विशेष न्यायालय की स्थापना। पहला प्रावधान यह था कि एक विशेष न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। न्यायालय की स्थापना। एक विशेष न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। इस एक्ट का पहला प्रावधान यही था कि एक विशेष न्यायालय की स्थापना किया जाएगा। और दूसरा क्या था कि इस न्यायालय में क्या होगा, इस न्यायालय में उच्च न्यायालय की 3 न्यायाधीश होंगे। इस न्यायालय में क्या होगा कि इस न्यायालय में उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के 3 न्यायाधीश की नियुक्ति। तीसरा प्रावधान जो था, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान था, इसको समझना जरूरी है। तीसरा प्रावधान इसमें यह था कि इस न्यायालय के द्वारा ऐसे साक्ष्य को भी मान्य घोषित किया जा सकता है जो सामान्यतः अन्य न्यायालय के द्वारा मान्य घोषित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के घर में ऐसे न्यूज़पेपर बर्बाद हो जाते हैं, ऐसे पत्रिका मिल जाते हैं जिस पत्रिका पर देशद्रोह मतलब देशभक्ति की भावना जगाया जा रहा है, लोगों को राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित किया जा रहा है, तो ऐसे चीजों को भी साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। ऐसे साक्ष्य को मान्य घोषित किया जा सकता था। ऐसे साक्ष्य को मान्य घोषित किया जा सकता है जो सामान्यतः मान्य नहीं होता है। ये जो तीसरा प्रावधान था, इसमें यह कहा गया कि न्यायालय के द्वारा ऐसे साक्ष्य को भी मान्य यानी कि प्रूव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो सामान्यतः किसी अन्य न्यायालय में मान्य नहीं है। पर चौथा प्रावधान क्या था कि इस न्यायालय के द्वारा दिए गए सजा को किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता है, चैलेंज नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये जो विशेष न्यायालय किसी व्यक्ति को कोई सजा देगा, दंड देगा, तो वो व्यक्ति फिर से किसी अन्य न्यायालय में अपने सजा के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता है। नहीं, इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को
अपील नहीं किया जा सकता। अपील नहीं किया जा सकता, यानी कि ये न्यायालय अगर एक बार निर्णय दे दिया तो ये निर्णय को किसी अन्य न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान इस एक्ट को खतरनाक बनाता था, क्योंकि पहला चीज कि ऐसे साक्ष्य, ऐसे प्रूफ जो न्यायालय के द्वारा सामान्यतः उसको मान्य नहीं है। किसी के घर में अगर कोई ऐसे अखबार मिल गया जिस पर राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में लिखा हुआ है, तो उसको भी साक्ष्य के रूप में आधार बनाया जा सकता है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। और उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद किसी भी न्यायालय में अपील करने का अधिकार नहीं था। इस तरह से न्यायालय को, सरकार को इतना शक्ति देता था कि वो व्यक्ति को कहीं भी, कभी भी, किसी भी स्थिति में गिरफ्तार कर ले और व्यक्ति को कोई आजादी नहीं था, किसी भी तरह का अधिकार नहीं था। इसके अतिरिक्त और क्या था इस प्रावधान में, हम ये समझते हैं। प्रांतीय सरकार को बिना वारंट के गिरफ्तारी का अधिकार, गिरफ्तारी को अधिकार। अब देखिए, वारंट का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो ये कर्तव्य बनता है उस व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के कारण बताने का कि किस जुर्म में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। पर रॉलेट एक्ट में ये प्रावधान किया गया कि जब भी किसी व्यक्ति को प्रांतीय सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा तो उसको वारंट नहीं दिया जाएगा, यानी कि गिरफ्तारी के कारण नहीं बताया जाएगा। इस तरह से व्यक्ति को अपने अधिकार के बारे में, अपने गिरफ्तारी के बारे में जानने का अधिकार समाप्त कर दिया गया। तीसरा, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण के अधिकार समाप्त। अधिकार समाप्त। ये बंदी प्रत्यक्षीकरण का अधिकार क्या है? इसका मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को राज्य के द्वारा बिना किसी जुर्म के, बिना किसी वजह के गिरफ्तार किया गया है तो कोर्ट के द्वारा एक आदेश जारी किया जाता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया जाए और उनसे ये पता लगाया जा सके कि उस व्यक्ति का गिरफ्तारी सही है या नहीं है, संवैधानिक तरीके से है या नहीं है। इस अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी तरह के राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय थे या सरकार के विरुद्ध कोई भी काम करते तो उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और सरकार के पास असाधारण शक्ति था, जिस शक्ति के प्रयोग करके उस व्यक्ति के पास किसी भी तरह का अधिकार नहीं था अपने गिरफ्तारी को जानने के लिए। अब क्या होता है कि अगर हम ये देखें कि किस तरह से चीजें चल रहा है, ये जो रॉलेट एक्ट था इसको कहा गया काला कानून। काला कानून कहा गया इसको। काला कानून क्यों कहा गया? क्योंकि ये एक ऐसा कानून था जिसमें कि सरकार को असीमित शक्ति दिया जा रहा था। सरकार किसी भी तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। साथ में इस एक्ट को ये भी कहा गया, क्या कहा गया इसको? इसको कहा गया बिना वकील, बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील, बिना अपील और बिना दलील का कानून, बिना दलील का कानून।
यानी कि ये जो रॉलेट एक्ट है इसमें वकील की भी आवश्यकता नहीं है। वकील की आवश्यकता उस व्यक्ति को होता है जिसको गिरफ्तार किया गया है। तो व्यक्ति को ये अधिकार ही नहीं है कि वो न्यायालय में अपना बातें रखें, अपना पक्ष रखें, तो वकील की कोई जरूरत नहीं है। व्यक्ति की कोई भी दलील नहीं सुना जाएगा, व्यक्ति की कोई भी बात नहीं सुना जाएगा कि वो सही है या उनको जो गिरफ्तार किया गया है वो गिरफ्तारी गलत है, इन चीजों को नहीं सुना जाएगा। तीसरा, बिना दलील बिना अपील का किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता है। अगर विशेष न्यायालय ने किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया है, उनको सजा देने की घोषणा कर दिया है, तो इस सजा के विरुद्ध किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता है। अब देखिए क्या होता है कि इसकी वजह से भारत के अंदर जो उस समय के राष्ट्रवादी नेता थे वो सत्याग्रह करने का निर्णय लेता है। तो अब हम समझते हैं कि रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत किस तरह से होता है। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महात्मा गांधी ने भी भारतीय लोगों से यही मतलब घोषणा किया था, भारतीय लोगों से यही सलाह दिया था भारतीय लोगों को कि वो युद्ध के समय जो ब्रिटिश शासन है उसका सहयोग करें। इसके वजह से गांधी जी को युद्ध में युद्ध में शामिल करने वाले सर्जेंट के रूप में भी कहा गया, युद्ध में भर्ती करने वाले सर्जेंट के रूप में भी कहा गया। और 1916 ईस्वी में जब होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत हुआ तो होम रूल लीग आंदोलन के बाद सरकार ने 1917 ईस्वी में मॉन्टेग्यू घोषणा जारी किया और इस घोषणा में कहा गया कि जैसे ही युद्ध समाप्त होगा, युद्ध की समाप्ति के बाद भारतीय लोगों को स्वशासन में हिस्सा बनाया जाएगा, भारतीय लोगों को कई तरह के संवैधानिक अधिकार दिया जाएगा। पर जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, भारतीय लोगों को अधिकार देने की बात तो दूर, भारतीय लोगों पर और अधिक नियंत्रण स्थापित करने का कोशिश किया। भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन, जन आंदोलन उभर नहीं सके। इसके लिए सरकार ने और भी एग्रेसिव तरीके से कानून बनाना शुरू किया। नहीं तो अगर हम इस सत्याग्रह की बात करें कि किस तरह से सत्याग्रह का प्रारंभ होता है, तो सत्याग्रह का प्रारंभ कब हुआ था? गांधी जी ने क्या किया कि अखिल भारतीय सत्याग्रह समिति का गठन किया। गांधी के द्वारा किसका गठन किया गया? अखिल भारतीय सत्याग्रह समिति का गठन। सत्याग्रह समिति का गठन गांधी जी के द्वारा एक संस्था का गठन किया गया जिसका नाम था अखिल भारतीय सत्याग्रह समिति। और ये संस्था क्या करता है कि ये संस्था कुछ निर्णय लेता है। इस संस्था के द्वारा 6 अप्रैल 1916 ईस्वी में क्या हो गया कि देश भर में 6 अप्रैल 1919 सत्याग्रह प्रारंभ। सत्याग्रह प्रारंभ। पर जैसे ही सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ, सरकार ने जो शांतिपूर्ण तरीके से लोग सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे, इन प्रदर्शन में भाग रहे लोगों पर कई जगह लाठियां बरसाई गई, लोगों पर हिंसक तरीके से रोकने का प्रयास किया गया। इसके बदले में क्या हो गया कि जो लोग सत्याग्रह में भाग ले रहे थे उन्होंने हिंसा का सहारा लिया और देश के कई भागों में हिंसक घटनाएं हुई। सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और कई भागों में हिंसक घटना। देश के कई भागों में क्या हुआ कि हिंसक घटना हुआ, क्योंकि सरकार आम लोगों पर अगर हिंसा का सहारा लेगा तो आम लोगों के द्वारा भी उसकी कार्रवाई किया गया, प्रतिक्रिया हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा जो हिंसा देखने को मिला वो देखने को मिला पंजाब में। देश के कई हिस्सों में हिंसा हुआ, लेकिन सबसे जो ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई
इस रॉलेट सत्याग्रह के दौरान वो कहाँ देखने को मिला? पंजाब में। देखिए पंजाब में क्या होता है। पंजाब में पहला चीज तो आप ये समझिए कि जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ था तो उस दौरान पंजाब के अंदर चाहे वो गदर आंदोलन हो, गदर आंदोलन की शुरुआत होता है। और इसके बावजूद क्या हुआ था कि बहुत सारे पंजाबी नौजवानों को इस युद्ध में सेना के रूप में भर्ती किया गया था और पंजाब के लोगों ने ये उम्मीद लगा करके रखा था कि जब युद्ध समाप्त होगा तो उनको बहुत सारे अधिकार भी मिलेंगे। दूसरी तरफ पंजाब में बहुत अधिक किसान थे और किसान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव से बुरी तरीके से प्रभावित हुए थे। इसके वजह से भी किसान ये चाहते थे कि जब युद्ध की समाप्ति हो तो युद्ध की समाप्ति के बाद उनको अधिकार मिले। तो इसमें क्या हो गया कि पंजाब के अंदर असंतोष था। असंतोष था क्यों? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में शामिल होने के लिए और सरकार के उसके बाद रॉलेट एक्ट के कारण। और पंजाब में जो ये असंतोष था इनका सबसे बड़ा और भयावह रूप देखने को मिलता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था? पंजाब में जो हिंसा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था वो था अमृतसर। पंजाब में सर्वाधिक प्रभावित जो शहर था वो कौन सा था? वो था अमृतसर। सर्वाधिक प्रभावित शहर था अमृतसर। 6 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? सत्याग्रह, रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत हुआ और 9 अप्रैल 1919 पंजाब के दो बड़े नेता थे। एक थे सैफुद्दीन किचलू और एक थे डॉक्टर सत्यपाल। एक सैफुद्दीन किचलू एवं डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों नेता को गिरफ्तार किया गया। ये दोनों स्थानीय नेता थे पंजाब के। इन दोनों नेता का गिरफ्तार किया गया और जैसे ही इन नेताओं को गिरफ्तार किया 10 अप्रैल 1919 को पंजाब में और भी आंदोलन तेज हो जाता है और ये आंदोलन उग्र हो जाता है। पंजाब में क्या होता है 10 अप्रैल 1919 को 10 अप्रैल 1919 आंदोलन अत्यधिक उग्र हो गया। अत्यधिक उग्र एवं हिंसक हो गया। क्योंकि जैसे ही आंदोलन किया गया शांतिपूर्ण तरीके से भारतीय लोगों के द्वारा, सरकार ने और सरकार के जो सेना थे, पुलिस थे, उन्होंने दबाने का प्रयास किया। इसके कारण क्या हो गया कि हिंसक गतिविधि शुरू हो गया अमृतसर के अंदर। इस घटना में कई प्रदर्शनकारी की मृत्यु हो जाते हैं और 5 पुलिसकर्मी भी मारे जाते हैं। 5 पुलिसकर्मी की मृत्यु। इसके साथ साथ एक ईसाई मिशनरी थी जो वहां पे स्कूल चलाती थी, मार्सेला शेरवुड। ये कौन थी? ये ईसाई मिशनरी थी और ये शिक्षिका थी। इनकी पिटाई की जाती है प्रदर्शनकारियों के द्वारा की पिटाई। और इसके बाद इन घटना के बाद सरकार को ये समझ में आना शुरू हो गया था कि पंजाब के अंदर स्थिति धीरे धीरे बिगड़ रहा है
और अगर इसको संभालना है तो प्रदर्शनकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा। और इस कार्रवाई में बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया, बहुत सारे लोग प्रदर्शन के दौरान मारे भी गए। और इस उपद्रव को शांत करने के लिए क्या किया गया कि पूरे पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। नहीं, इस चीज को दर्शाने के लिए क्या किया गया कि मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और लोगों को बाहर निकलने की मनाही कर दिया गया। अगर हम पंजाब में देखें तो पंजाब में इस समय पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो कौन थे? वो थे जनरल ओ डायर। यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर थे लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? ये थे माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर ये यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और जो सैन्य गवर्नर थे या जनरल थे, सैन्य जनरल, सैन्य अधिकारी थे, जनरल अधिकारी जनरल ओ डायर, ब्रिगेडियर जनरल ओ डायर, ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर, ये दोनों सैन्य अधिकारी थे। और ये जो जनरल डायर है, इसी के कहने पर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाया जाता है, जिसके वजह से हजारों लोगों का जान जाता है। बाद के वर्षों में क्या किया गया कि जो माइकल ओ डायर है, इसी की हत्या कौन किए थे? उधम सिंह। उधम सिंह के द्वारा हत्या इसी का किया गया। कहां पे? ब्रिटेन में जाकर के उधम सिंह ने इसका हत्या कर दिया था। ब्रिटेन में जाकर के उधम सिंह ने इसका क्या किया था? हत्या कर दिया था। तो इस तरीके से पंजाब के अंदर था। पंजाब में क्या हुआ कि 13 अप्रैल 1919 की घटना को हम समझते हैं कि 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अंदर क्या हुआ। अप्रैल 1919 क्योंकि पंजाब में हिंसक घटनाओं के बाद हर जगह मार्शल लॉ लागू करने की प्रयास था सरकार का, और सरकार चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से भी प्रदर्शन अगर कोई व्यक्ति कर रहे हैं तो उनके प्रदर्शन को किस तरह से दबाया जा सके। तो इसके बाद 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को सरकार ने एक आदेश जारी किया कि किसी भी व्यक्ति को अगर शहर से बाहर निकलना है तो सबसे पहले जो चीजें हैं, लोगों को परमिट होना चाहिए, लोगों के पास होना चाहिए। नहीं, परमिट यानी पास के बिना शहर से बाहर नहीं जा सकते। हैं। पहला चीज 13 अप्रैल को यह घोषणा किया गया। इसके साथ साथ क्या किया गया कि ये कहा गया कि एक समूह में 3 व्यक्ति से ज्यादा लोग एकत्रित नहीं हो सकते हैं। यानी कि सरकार ने पंजाब के अंदर जो प्रदर्शन बढ़ता जा रहा था, सरकार के विरोध प्रदर्शन बढ़ रहा था, उसको पूरी तरीके से नियंत्रण करने का प्रयास करता है। इसमें पहला प्रयास ये किया जाता है कि सरकार ये घोषणा करता है कि बिना परमिट का कोई व्यक्ति
न तो शहर से बाहर जा सकता है, न शहर के अंदर आ सकता है। दूसरा चीज इन्होंने क्या किया कि एक समूह में क्या कर सकता है कि 3 व्यक्ति से ज्यादा लोग नहीं घोषित कर सकता है। पर चूंकि 13 अप्रैल का जो दिन था उसी दिन ये घोषणा जारी किया था, और वो जमाना क्या था कि आज की तरह व्हाट्सएप या सोशल मीडिया का जमाना तो था नहीं, तो ये मैसेज लोगों तक पहुंचा ही नहीं। और 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में बैसाखी का दिन था, जो कि पंजाब के लोगों का एक त्योहार होता है। तो इस खुशी में लोग क्या हो रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित हो रहे थे। नहीं, लोग क्या थे कि सरकार की घोषणा से अनजान थे। 13 अप्रैल 1919 लोग सरकार के घोषणा से अनजान। घोषणा से अनजान थे। लोग को पता ही नहीं था कि शहर में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। 3 व्यक्ति से ज्यादा लोगों को एक जगह एकत्रित करने का अधिकार नहीं है। दूसरा, चूंकि ये बैसाखी का दिन था। ये कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन। बैसाखी का दिन। तो लोग क्या हो रहे थे कि वहीं पे एक बाग था। कौन सा बाग था? जालियांवाला बाग। नहीं, यहाँ पे था जालियांवाला बाग। जालियांवाला बाग। इस जालियांवाला बाग में लोग एकत्रित हो गए थे और शांतिपूर्ण तरीके से सरकार के द्वारा, जो पंजाब के 2 नेता थे, एक डॉक्टर सत्यपाल किचलू और सैफुद्दीन, इन दोनों की गिरफ्तारी का विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर रहे थे। जो पंजाब के सैन्य अधिकारी थे, जनरल रेजिनाल्ड डायर, उन्होंने समझा कि लोग उनके घोषणाओं को नहीं मान रहे हैं, लोग उसके घोषणाओं को क्या कर रहे हैं? मजाक बना रहे हैं। इसके वजह से क्या किया कि जनरल ओडायर अपने कुछ सैनिक लेकर के पहुंचे जालियांवाला बाग, और चूंकि उस बाग में अंदर जाने के लिए एक ही रास्ता था, तो उस रास्ता को सबसे पहले क्या किया गया? बंद किया गया, और जो बाकी सैनिक थे उस बाग के दीवार पर चढ़ गए और इस शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां दागना शुरू कर दिया। और ये गोलियां तब तक दागा गया जब तक कि पूरी की पूरी गोलियां समाप्त नहीं हो गया। इस वजह से सैकड़ों लोगों का वहां पे मृत्यु हुआ। वहां पे एक कुआं था, उस कुआं में बहुत सारे लोग कूद गए जान बचाने के लिए। उस कुआं में कूदने से भी कई लोगों की जान गया। और बाद के वर्षों में पता चला कि इस घटना में कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हुआ था। सरकार ने अपने रिकॉर्ड में, अपने आंकड़े में बताया कि 379 लोगों का जान गया है। पर कांग्रेस के द्वारा जो एक संगठन गठित किया गया था, तहकीकात समिति ने अपने घोषणा में कहा कि कम से कम 1000 लोगों की जान गई है। लोगों की मृत्यु। तो क्या हुआ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग प्रदर्शन कर रहे थे और बैसाखी का दिन था, ऐसा भी नहीं था कि सरकार के विरुद्ध किसी तरह का वो षड्यंत्र कर रहे थे या सरकार के विरुद्ध किसी तरह की हिंसक गतिविधियों में शामिल थे। इसके बावजूद भी इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाया गया और ब्रिटिश साम्राज्य के क्रूर रूप देखने को मिला जालियांवाला बाग हत्याकांड में। इसके बाद कई घटनाएं हुई जिनमें से कि बहुत सारे भारतीय लोग ने प्रतिक्रिया दिया। अगर हम भारतीयों की प्रतिक्रिया को देखें इस घटना के बाद, भारतीयों की प्रतिक्रिया, इस घटना में भारतीय लोगों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो सबसे पहला जो प्रतिक्रिया था वो ये था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। रविन्द्रनाथ टैगोर
नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। उसके बाद गांधी जी को जो केसर ए हिंद का उपाधि दिया गया था, केसर ए हिंद, महात्मा गांधी को जो केसर ए हिंद का उपाधि दिया गया था, गांधी जी ने ये उपाधि भी त्याग दिया। और इसके बाद कई ऐसे समिति का गठन किया गया। मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी एक समिति का गठन किया और उन्होंने जांच करके पाया कि सरकार का जो ये कृत्य है, ये कृत्य बहुत भयानक है, बहुत खौफनाक है। बाद में इसकी जांच करने के लिए एक कमीशन बनाया गया, हंटर कमेटी, जिनका काम था जलियांवाला बाग हत्याकांड का जांच करना। और इस कमेटी ने अपने जांच में पाया कि जनरल ओ डायर का जो ये कृत्य है, ये कृत्य अमानवीय है। और बाद के वर्षों में जनरल ओ डायर को भारत से निकाल करके उनको सेवा से बर्खास्त किया गया और उसको ब्रिटेन फिर से भेज दिया गया। तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि रॉलेट एक्ट के विरोध में हुआ था। और इस हत्याकांड में हजारों भारतीय लोग अपना जान गंवाए थे और ब्रिटिश साम्राज्य के ब्रिटिश शासन का एक क्रूर स्वरूप देखने को मिला था, जिसमें कि निहत्थे लोगों पर अत्याचार किया गया, हजारों लोगों को मौत का घाट उतार दिया गया। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।